कैसे हैं काशिफ भाई? थैंक यू वेरी मच श्वेत भाई। एंड आई थिंक हम लोग काफी दिनों से ये प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे थे, मिलने की कोशिश कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और या इंडिया के अंदर आई थिंक अगर कोई बिटकॉइन स्पेसिफिक कोई बात करता है तो आई हैव सीन दैट यू आर वन ऑफ देम। एंड आई हैव सीन योर थॉट्स, आई हैव सीन योर ओपिनियन ऑन ट्विटर। सो वो माइंड बॉगलिंग है। तो मुझे लगा कि जब ये शो करना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने देखा होगा कि ट्रेंड्स जाते हैं। फैशन में कोई चीज आती है, कोई जाती है। आपने पीछे देखा था वो मेटावर्स, अब आज के डेट में कोई मेटावर्स की बात ही नहीं करता। हमने पीछे देखा कि एनएफटीज, अब एनएफटीज ठीक है, चल रही हैं अपना, यू नो हमने यील्ड फार्मिंग के बारे में सुना, ये सब सुना। ये ट्रेंड ना आते जाते रहते हैं, लेकिन एक चीज ट्रेंड में हमेशा रहती है, और वो है बिटकॉइन। और बिटकॉइन को समझना, जब आप किसी से पूछोगे इस इंडस्ट्री में, कहता है हाँ मैं जानता हूँ बिटकॉइन। जब उसको होता है कितना, यार वो स्लो है ना, उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, तो मेरे पास और बहुत सारी चीजें हैं बट बिटकॉइन नहीं है। तो इसका मतलब बिटकॉइन को लोग जानते हैं, बिटकॉइन के अंदर समझते इन्वेस्टेड हैं। है, लेकिन समझते नहीं है। सो दैट इज वेरी करेक्ट, इंपॉर्टेंट कि करेक्ट। बिटकॉइन स्पेसिफिक शो होना जरूरी था। तो काशिफ भाई, आपसे ही शुरू करते हैं। जब आपने इतनी एक एक तो मुझे आपने झाड़ पे चढ़ा दिया है, तो अब कुछ ना कुछ मुझे भी आपकी बातें करनी पड़ेंगी। बट बात वो है कि जो दिल से निकले वही बात सच्ची है। और फैशन वाली बातें आप सही कह रहे हैं, आता है जाता है, लेकिन बिटकॉइन कभी भी फैशनेबल नहीं था, वो बोरिंग था। और वो हम्म, आज भी बोरिंग ही है, और वो आने वाले टाइम में भी बोरिंग ही रहने वाला है। लेकिन इतनी बोरिंग चीज इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है, जो कि ह्यूमैनिटी को बदल दे? इसके बारे में आज चर्चा करते हैं, फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट एंड फ्रॉम अ मैक्रो पॉइंट। अब आप टेक्निकल से शुरू करना चाहते हो या मैक्रो से? बताओ, जैसे आपका मन हो। नहीं, आपका जैसे हो, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि टेक्निकल तो सब लोग जानते ही हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नहीं, टेक्निकल अभी को भी आपने हम बोला कि लोग जानते तो हैं, समझते नहीं। मैं टेक्निकली और मैक्रो दोनों वेज में बात करना चाहता हूँ आज आपसे, हाँ जी। स्पेसिफिकली बिटकॉइन। और देखो, मैक्रो से ही शुरू करते हैं आई गेस, हाँ हाँ। क्योंकि टेक्निकल भी बाद में आएगा, जब पहले लोग समझेंगे कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, व्हाट कॉन्टेक्स्ट आर वी यूजिंग। हम्म। तो संदर्भ यही है कि जैसे 2020 में कोविड आया, हम्म। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि कुछ नहीं है, लोग घर में बैठ गए, शराब पी रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, 45 मिनट निकल जाएगा कोविड। सच बात ये बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये तो है, फैक्ट है, तो हाँ। थोड़े से हायर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास है, ये तो मस्ती मार रहे थे और उनको लगा कि कुछ नहीं। हम्म, जब कोविड ने अपने रंग दिखाने शुरू करे, तो लोगों को समझ में आया कि ये तो बहुत भयंकर परेशानी में फंस गए यार। जी। सेविंग्स जा रही थी लोगों की। और मैं ना तब से बोल रहा था कि ये कोविड को आप लाइटली मत लें, इट इज अ वंस इन अ सेंचुरी इवेंट, जो कि पूरे लैंडस्केप को, डेमोग्राफी को और लोगों की सोच को बदल देगा। और ये हुआ है। हम्म, कोविड ने बहुत लोगों की सोच को बदल दिया। आप बिल्कुल। लखनऊ बैठे हैं, मैं दिल्ली बैठा हूं, और हमने नहीं सोचा था कोविड से पहले कि हम हम्म, 90% काम अपना ऑनलाइन कर रहे होंगे, जूम के थ्रू कर रहे होंगे। बट दैट हम्म, वाज अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज विच इज नाउ हम्म, जस्ट विद इन 3 years इट लुक्स कि यार ये तो होना ही था। हम्म, रेट्रोस्पेक्टिवली माइंड बहुत अच्छे से काम करता है ना, फॉरवर्ड लुकिंग माइंड बहुत कम लोगों का होता है। हम्म, अब वैसे ही जो यूएस में ये बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है ना, हम्म, लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। ठीक है, सिग्नेचर बैंक ही तो फेल हुआ, ठीक है सिलिकॉन वैली बैंक फेल हो गया, अच्छा कोई नहीं, अब एक फर्स्ट रिपब्लिक अब खत्म हो गया। हम्म, बट ये प्रॉब्लम जो है ना, ये खत्म होने वाली प्रॉब्लम नहीं है काशिफ भाई, हम्म, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जी। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का मतलब ये, जब कोविड के टाइम पे लोगों के पास में एक तो मॉनेटरी प्रिंटिंग से बहुत फंड्स आए, कुछ फिस्कल लोगों को पैसे दिए गए, बैंक में लोगों ने पैसे डाल दिए, बैंक के बैलेंसेस बढ़ गए। डिपॉजिट बैंक की लाइबिलिटी होती है। वो हम्म, डिपॉजिट जब वो लाइबिलिटी, तो उसके अगेंस्ट बैंक को एसेट्स खरीदने पड़ते हैं। हम्म, उन्होंने एसेट्स खरीदे 1% या 1.7% यील्ड पे। यील्ड होता है कि उसका रिटर्न, या 0.15% से शुरू करते हुए 1.5% यील्ड। 30 ईयर बॉन्ड्स, 10 ईयर बॉन्ड, जो कि सरकार का कर्जा होता है। अब बॉन्ड्स की डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, सरकार का कर्जा होता है बॉन्ड्स, जो ट्रेजरीज जिन्हें कहते हैं, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट यूएस का इशू करता है। तो उन्होंने इतने बड़े टेन्योर के जो बॉन्ड्स खरीदे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस कहीं दिख नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी लंबी गेम खेल ली, ये सिलिकॉन वैली ने या फर्स्ट रिपब्लिक ने। और ये कोई सिलिकॉन वैली या फर्स्ट रिपब्लिक नहीं है, सभी बैंक्स का हाल है। हम्म,
उन्होंने जब इतने बॉन्ड्स खरीदे और इतनी हाई ड्यूरेशन के और इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हुए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, क्योंकि मॉनेटरी प्रिंटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इन्फ्लेशन जब इतनी बढ़ गई तो फेडरल रिजर्व भी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि बाइडेन गवर्नमेंट का प्रेशर है कि यार इसको कम करो। कम करने का तरीका यही दो ही होते हैं फेडरल रिजर्व के पास, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, रिसेशन लाओ। अब वो उसी अपने अभियान में लगे हुए हैं। उन्होंने इंटरेस्ट रेट शॉकर दे दिया 500 बेसिस पॉइंट, मतलब 0 से 5% इंटरेस्ट पे ले आए आज की डेट में हम एक साल के अंदर, विच इज द लार्जेस्ट इंटरेस्ट रेट हाइक अक्रॉस एनी टाइम पीरियड इन द लास्ट 200 years ऑफ हिस्ट्री इन 1 year। इस चक्कर में बॉन्ड्स की कीमत जो है नेगेटिवली कोरिलेटेड होती है टुवर्ड्स द यील्ड। अब उन बॉन्ड्स को, जो नए बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं वो 5% पे है, तो 1% वाले बॉन्ड्स को जब आप बेचने जाओगे बाजार में तो 100 में 85 पैसे की कीमत मिलती है, और वहीं वो सारे बैंक्स फंस रहे हैं। बिल्कुल। इसी चक्कर में सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर जैसे ही डिपॉजिट फ्लाइट हुआ, जैसे ही लोगों को डर लगने लग गया कि हमारे डिपॉजिट सेफ नहीं है, उन्होंने पैसे विड्रॉ करने शुरू कर दिए। ये पैसे विड्रॉ करते ही बैंक की जो एसेट्स है उनको बैंक को सेल करना पड़ता है, और एसेट्स वो बॉन्ड्स हैं, और उन बॉन्ड्स को वो लॉस में बेच रहे हैं। लॉस में बेचते ही कैपिटल जो रेशियो होता है बैंक का उड़ जाता है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी वाइप आउट हो जाती है, बॉन्ड होल्डर्स मर जाते हैं, सिर्फ डिपॉजिटर्स को होल्ड कर दिया गया है। वो भी कब तक चलेगा? आप सोचो, $17 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स हैं यूएस के बैंक्स में। आज 4 बैंक फेल हुए हैं, जो कि 2008 की वैल्यू से ज्यादा बड़े बैंक्स हैं। अगर वैल्यू कंपैरिजन करूं तो 2008 में $700 बिलियन के डिपॉजिट्स के बैंक फेल हुए थे, बहुत सारे मिला के 158। आज 4 बैंकों की वैल्यू, तो वैल्यू वाइज आज भी उससे ज्यादा है। और आपको लग रहा है कि ये पोजीशन खत्म हो जाएगी? ये नहीं होने वाला है, ये पोजीशन और एग्जैस्परेट होगी अभी। ये अब आपकी क्या सोच है इसमें? मैं लोगों को इस चीज की चेतावनी दे रहा हूं कि इसको लाइटली ना ले, ये बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकता है। हम नहीं चाहेंगे बनेगा, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन बन सकता है। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल, जो श्वेत भाई आपने बात बोली वो बिल्कुल 110% ठीक है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इकोनॉमीज, हमें ना इकोनॉमिक्स जो सिखाई जाती है, जो स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर एक पूरा एक सब्जेक्ट है, पीएचडी है। बहुत घबराहट होती थी जब इकोनॉमिक्स के जब टीचर आते थे, और वो जब इकोनॉमिक्स को ग्राफ और चार्ट्स के थ्रू समझाते थे, कुछ भारी भारी टेक्निकल टर्म समझाते थे, मार्जिन, यूटिलिटी, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाते थे। तो लगता था कि इकोनॉमिक्स एक बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट है। अगर इकोनॉमिक्स को, अब जो मैं समझा, आफ्टर एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, वो बहुत ही सिंपल सा एक ऐसा प्रॉब्लम का एक स्पाइरल कर्व है जो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता इन द करंट फॉर्म। ठीक है, कि कोई भी सरकार है, अगर कोई भी नेशन है, यहाँ कोई पर्टिकुलर नेशन की बात नहीं हो रही, कोई भी पर्टिकुलर नेशन है, उसके अंदर एक एक संस्था को हम चूज करके, पब्लिक सेलेक्ट करके भेजती है, और वो कहती है कि बहुत बहुत इसको, क्योंकि मेरी ना आदत है कि मैं चीजों को और सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूँ। यही यही इसी के लिए मैं विख्यात हूँ, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं उसी को समझाने की कोशिश करूंगा। आपने पहले किंग रूल वगैरह होता था, ठीक है, किंग्स होते थे और किंगडम्स होती थी। किंग का काम क्या था? किंग का काम था प्रजा का भला करना, राइट? प्रजा का भला करना, प्रजा की देख रख, प्रजा को प्रोटेक्ट करना। जिस जिस किंगडम में वहां रह रहे हैं, जहां वो जितने एरिया में रह रहे हैं, बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई अटैक हो रहा है तो उसको मीट आउट करना। और जनरली जो किंगडम्स थी, उस टाइम पे कोई फियाट करेंसी का कोई यू नो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो जो मनी थी जिसने सबसे लंबे समय तक जो जो एक्सेप्टेबल रही, वो था गोल्ड। तो जनरली गोल्ड के ऊपर जो है वो किंगडम्स सालों साल, हजार हजार साल तक सरवाइव करती थी। और किंगडम्स के अंदर ये होता था जनरली कि ना, उनकी विजन बड़ी लंबी होती थी, कि जो किंग होता था वो कहता था मेरा बेटा राज करेगा, मेरे बेटे के बाद उसका बेटा, मेरा पोता, फिर उसका पोता, तो मेरा ही राज रहेगा। तो उनकी जो होराइजन था वो बहुत लंबा था, ठीक है। तो वो प्रजा को भी जानते थे कि यार कहीं कूप ना हो जाए, प्रजा कहीं पलट ना दे, तो प्रजा को डरा के भी रखते थे, लेकिन प्रजा को प्रोटेक्ट भी करते थे। और भला भी, जैसे अगर सूखा पड़ा तो प्रजा को खाना भी खिलाते थे, प्रजा का लगान माफ भी कर देते थे, राइट? और प्रजा को प्रोटेक्ट करके रखते थे। ये एक सिस्टम चला आ रहा था। लेकिन एक चीज अच्छी थी, उस सिस्टम के अंदर मनी प्रिंटिंग
का कॉन्सेप्ट नहीं था। मनी प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट आया वो तब आया कि जब गोल्ड की जगह सिल्वर को अडॉप्ट करना शुरू करा या चीपर मेटल्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। तो जिन किंगडम्स ने वहां पे भी मनी प्रिंटिंग तो थी नहीं, तो लेकिन मनी प्रिंटिंग की जगह उन्होंने क्या गुड मनी जो कि गोल्ड था, गोल्ड को अगर चीपर सब्स्टिट्यूट से जिस जिस प्रजा ने, जिस जिस किंग ने उसको करना शुरू करा, गोल्ड को छोड़ के सिल्वर लिया, सिल्वर को छोड़ के और चीपर मेटल्स लिए या स्टोन्स लिए, तो जिस जिस प्रजा ने गोल्ड को ड्रॉप किया किंग ने, वो किंगडम जो है वो उतनी जल्दी खत्म हुई। ये हिस्ट्री हमारे साथ बेसिकली है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट, ग्रिशम्स या लॉ, और या जो बैड ग्रीशम मनी है वो फाइनली गुड मनी को उन लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास भेज देता है जो उसकी कदर जानते हैं, और इसलिए कदर वो तकिए के नीचे या कंबल के नीचे आ कंबल के जाता है, नीचे। और जो हाँ, बैड मनी है वो सर्कुलेशन में चलता रहता है जब तक सोसाइटी डिग्रेड नहीं हो डिग्रेड जाती, नहीं हो जाती। बहुत डीके बढ़िया। नहीं हो। हाँ, क्योंकि अब ये अच्छा पॉइंट आपने बोला कि ग्रीशम लॉ है मतलब इनफैक्ट। आपको ये लग रहा है कि सोसाइटी डीके हो रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हाँ, पहले, हाँ, तो लग रहा है? बेसिकली क्या है, देखिए अभी क्या है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोविड एक ऐसा मोमेंट था हिस्ट्री के अंदर जिसने, ये तो पता था कि मनी प्रिंटिंग के इफेक्ट्स आएंगे, और लोग सोच रहे थे कि ओवर द इयर्स आएंगे, बट कोविड ने क्या करा, क्या वो मैं इस इतनी पॉइंट पे जल्दी उसका। कॉन्टेक्स्ट डाल दूं? तो पहले आपकी हाँ, ऑडियंस और हमारी ऑडियंस के लिए कॉन्टेक्स्ट डाल देता हूं कि पिछले 250 साल में फेडरल रिजर्व का 2009 तक का जो बैलेंस शीट थी, दो 1987 तक की बैलेंस शीट थी, करीब नौ, नहीं, दैट वाज अराउंड 80 और 85 बिलियन डॉलर्स। 2008 बिफोर द क्राइसिस फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट थी 900 बिलियन डॉलर्स, और 2021-22 के एंड तक 2000 ये फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट हो गई 9 ट्रिलियन डॉलर, और करीब करीब इसका मतलब ये है कि 100x हो गया 1987 से 2022 तक, मतलब अराउंड 35 इयर्स के अंदर 100x फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट बढ़ गई। और जितना कर्जा सरकारों ने लिया हुआ था, जो टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो हम कहते हैं, जैसे जीडीपी अगर एक कंट्री की यूएस की 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर है, तो आज उनका कर्जा 31 ट्रिलियन डॉलर है। वैसी वर्ल्ड वाइड जीडीपी अगर 90 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो वर्ल्ड वाइड डेट जो हो गया है आज की डेट में 400 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जो कि अगर आप देखोगे पिछले 15 से 16 साल के अंदर 85% ऑफ डेट हैज बीन एडेड। मतलब पहले अगर 1 रुपए की जीडीपी इंक्रीज करने के लिए 70 पैसे का लोन लेके लोग फाइनेंस करके उसको जीडीपी इंक्रीज करते थे, आज 1 रुपए का लोन लेके 25 पैसे की जीडीपी बढ़ रही है। और यही जो है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स का जो आप बता रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे आपने अभी कहा हम्म, कि कोविड में लोगों को पता तो था कि मॉनेटरी प्रिंटिंग, बट मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था लोगों को कि इतना कर्जा बढ़ चुका है कि आज डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया है 400%। सपोज कर लो काशिफ भाई, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि आज 10 करोड़ रुपए साल का काम करते हैं, लेकिन काशिफ भाई के ऊपर 40 करोड़ रुपए का कर्जा है। 40 करोड़ रुपए के कर्जे के ऊपर अगर एक 7% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि जायज रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लूं, तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए आता है। 10 करोड़ के टर्नओवर पे 2 करोड़ 80 लाख रुपए का कर्जा का इंटरेस्ट क्या काशिफ भाई भर सकते हैं? क्योंकि उनके और भी खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इम्प्रैक्टिकल है। तो ये सिचुएशन, जो परिस्थिति पैदा हुई है कोविड के बाद, ये कोविड के सिर्फ बाद में नहीं हुई है, ये एक्चुअली 2008 क्राइसिस से चलती आ रही है, जब कर्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोविड ने उसको एग्जैस्परेट कर दिया है, और आज हम उस exactly। परिस्थिति में खड़े हैं कि वर्ल्ड का कर्जा वर्ल्ड की जीडीपी से 4 गुना ज्यादा है। प्लीज नहीं, काशिफ भाई। सीधी सी बात है भाई। इसको इस तरीके से और मैं इसको वो कर देता हूँ, क्योंकि हाँ जी, प्लीज। ये इस समझना कि आप जॉब में थे, आपकी 20,000 रुपए की तनख्वाह थी, आपको घर वालों ने बोला कि यार हमारे पास गाड़ी भी होनी चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो आपने क्या करा कि लोन वोन ले लिए, ठीक है। अब आपने अपने खर्चे बढ़ा लिए, लेकिन आपकी जो इनकम है वो उस तरीके से नहीं है कि आपकी जो इनकम की जो मेजोरिटी है वो इंटरेस्ट में जा रही थी ऑलरेडी ऑलरेडी। अब अचानक क्या हुआ कि एक दिन आप गाड़ी से जा रहे थे और आपकी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, ठीक है। और आप गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपने अप्लाई किया अपनी कंपनी में कि सर थोड़ा-सा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मुझे छुट्टी दी जाए लंबी। उन्होंने बोला छुट्टी-वुट्टी नहीं है। तो इट्स लाइक पेंडेमिक, जैसे पेंडेमिक आया ना, तो वैसे ही एक्सीडेंट हुआ। अब आपने प्लान नहीं किया था, तो ऐसे कोविड प्लान नहीं हुआ था। अब आप जब घर पे बैठ गए, अब आपको नौकरी नहीं है, अब आप घर पे बैठ गए और आपकी इंटरेस्ट की जो चीजें वो चलती जा रही हैं। अब आप इंटरेस्ट को पे करने के लिए और लोन ले रहे हो। सपोज रिश्तेदार से पकड़ा, भाई से पकड़ा, बुआ जी के बेटे से पकड़ा,
इससे पकड़ा। जब आपने इतनी सारी अपने ऊपर डेट को कर पाल लिया, क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी जो इंटरेस्ट था वो पे करना था, और जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हर महीने के, उनको पे करना था। सरकार कुछ नहीं होती है, सरकार एक्चुअली में एक इंडिविजुअल ही है। इसके एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी जो छोटे अमाउंट को अगर आप देखो, हर एक आदमी के लाइफ में एक डेट, इन पेमेंट्स, उसके एक इनकम है। जैसे ही इनकम से ज्यादा अगर आपकी डेट है, आपको पेमेंट्स और लोन ज्यादा ले लिया आपने, तो आप ऑब्वियसली गड़बड़ा जाएगी ना सिचुएशन, राइट? तो सिमिलरली सरकारों के साथ भी यही होता है। वो जो भाई कह रहे हैं, सुमित भाई क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई जीडीपी, जीडीपी मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो देश प्रोड्यूस करता है, राइट? वो एक एक्स अमाउंट है, लेकिन जो पेमेंट है, राइट, जो डेट कर्जा है है, जो। जो हुँ, कर्जा है, वो उसका मल्टीपल में है, तो क्या 4 होगा गुना हो अल्टीमेटली? 4 गुना। और ये और यही हो रहा है काश। कोविड हुँ, के बाद से ये क्या हुआ है कि सोचो कि जितना डॉलर, जब से अमेरिका आजाद हुआ है, जब से मतलब अमेरिका एग्जिस्ट करता है, ये समझो। अमेरिका, जब से अमेरिका एज अ नेशन एग्जिस्ट करता है, सोचो ये कितनी बड़ी बात है, तब से लेके आज तक जितना डॉलर उन्होंने प्रिंट किया, उसका 40% जो है वो कोविड के बाद प्रिंट किया है। करेक्ट, तो एग्ज़ैक्टली। ये कितनी बड़ी रकम हो गई, सोचो। अब ये कोविड के बाद जो पैसा प्रिंट किया, अब आप बोलोगे कि पैसे प्रिंटिंग से होता क्या है, क्या मतलब? एसेट आप इसको वैल्यू बढ़ती है, आज देख लो इंडिया में रियल हाँ, एस्टेट कितना हाई हो गया है, यूएस की रियल तो बात मत, क्योंकि भाई सीधी एसेट सी वैल्यू बात है। बढ़ रही है, गरीब लोग एसेट्स खरीद नहीं सकते, बिल्कुल। इसलिए अब सबसे आप, ज़्यादा मार उनको पड़ रही है। आपने कोविड के अंदर क्या करा? कोविड के अंदर आपका जो फर्स्ट रिएक्शन था कि इस सिचुएशन से लोगों को आपने लोगों के अकाउंट्स के अंदर आपने सबसे पहले लॉकडाउन किया। देखो, आज पूरी दुनिया के अंदर एक डिवाइड है कि लॉकडाउन वाज नॉट द राइट हाँ, अप्रोच, नहीं, राइट? लॉकडाउन आपने क्यों करा, ये भी समझ लीजिए सुमित भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएस के ने लॉकडाउन, या यूरोपियन कंट्रीज ने, या डेवलप कंट्रीज ने लॉकडाउन करके ना, उन्होंने एक सिग्नल दिया डेवलपिंग कंट्रीज को कि ये एक वे फॉरवर्ड है, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन बहुत पहले कर दिए थे, राइट? जब कोविड की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, तो लॉकडाउन शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा यार लॉकडाउन कर देते हैं, लॉकडाउन इज द राइट वे। क्यों? उन आपस में डिस्कशन हुआ होगा, भाई क्यों इट इज द राइट वे, लोग खाएंगे कैसे? व्हाई टू वरी, वी विल गिव एडिशनल मनी इन देयर बैंक अकाउंट। सर्वाइवल के लिए उनको पैसे देंगे ना, $1800 देंगे। यूएस में, कनाडा ने बोला मैं $1200 के आसपास दूंगा। यूरोप ने बोला मैं भी दे दूंगा भाई। स्विट्जरलैंड ने बोला मैं दे दूंगा। जर्मनी ने बोला मैं दे दूंगा। हमारे पास, हमारी करेंसी स्ट्रांग है, हमारे लोग जो है हम उनके अकाउंटों में पैसा डाल देंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और ये कोविड से आप इसको रिलेट कर पाओगे। अब सपोज करिए कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे होते, देश हुँ, गोल्ड स्टैंडर्ड पे होते, और कोविड आ गया होता, तो क्या अमेरिका हर एक बंदे के घर पे गोल्ड के सिक्के भिजवाता? मेरा सवाल है ये। क्या अमेरिका अपने एजेंट्स को बोलता हेलो, सब घरों पे जाओ, एक एक सोने का सिक्का बांट के आओ? क्या बांटता? नहीं बांटता। क्यों? क्योंकि गोल्ड क्या है, लिमिटेड है। ठीक है। अब जब गोल्ड लिमिटेड होता, और वो कहता कि भाई सोने का सिक्का तो नहीं दे सकते सब घरों में, भाई फियाट तो आपको एक डिजिटल नंबर अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना है ना। सोने का सिक्का फिजिकली घर पहुंचाना होता। जब आप सोने का सिक्का घर नहीं पहुंचा पाते, तो आप क्या कहते? लॉकडाउन इज नॉट द राइट वे। आप अपने प्रोडक्टिविटी को फिगर आउट करो, ठीक है? एंड इसको, और कोई और तरीका हम बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करके निकालते हैं कि कैसे हम इसको कंट्रोल भी करें और लोगों की प्रोडक्टिविटी भी किल ना हो। एनहांस करें, बिल्कुल इसके ठीक है। कंप्यूटर पे बैठा था सर, जो कंप्यूटर पे बैठा था वो तो सरवाइव कर गया। भाई जिसका घर वर्क फ्रॉम होम से हाँ, चल के रहा था। शेप रिकवरी हुई है, जो टेक की साइड इंक्लाइंड थे, सॉफ्टवेयर वाले थे, उनकी तो 2-2 जॉब्स, 3-3 जॉब्स हैं, और जो ठीक है, बेचारे ब्रिक एंड मोर्टर वाले बिज़नेसेस वाले हैं, जो उनका क्या? वो तो बिल्कुल उधड़ गए। है ना? तो बिल्कुल, सरकारों ने क्या करा, जो उन्होंने क्या करा, डेवलपिंग कंट्रीज को एक सिग्नल दिया कि यही एक तरीका है। एक्चुअल में तरीके और भी निकल सकते थे, लेकिन उनके लिए क्या करना पड़ता? मेहनत करनी पड़ती। आपको बहुत डिटेल में मेहनत करनी पड़ती, आपको प्रोडक्टिविटी भी इंश्योर करनी पड़ती, आपको राइट वेजेस भी इंश्योर करनी पड़ती, और आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता कि यार हम सोने का सिक्का घरों पे नहीं दे सकते। लेकिन इस चलो मैं सिस्टम तो एक में बात कहूँ आपको काशिफ़ भाई, आपकी बात सारी सही है और मैं भी लॉकडाउन्स के खिलाफ ही था, लेकिन अब जो बात बीत गई ना, उसके बारे में बात करके
कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लोग अगर इस बात को समझ जाएं कि एक दो चीजें समझनी जरूरी है कॉन्टेक्स्ट में। एक तो अगर आप आज की सिचुएशन में देखो, यूएस के अंदर जो प्राइवेट हाउस होल्ड क्रेडिट कार्ड डेट है, आप बात जो अभी कर रहे थे मैं उसी पे आगे बात बढ़ा रहा हूं, हाँ हाँ कि लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स पे $1 ट्रिलियन का डेट लेके चल रहे हैं। $1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये भी नहीं हमें पता, बट जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूं कि $1 मिलियन अगर 13 दिन होता है ना सेकेंड्स के हिसाब से, $1 बिलियन 27 साल होता है, और $1 ट्रिलियन, बिलियन होता है 27 साल और $1 ट्रिलियन होता है 27,000 साल। अब इससे आपके व्यूअर्स को समझ में आएगा कि 27,000 साल की कर्जे उन्होंने, $1 ट्रिलियन आज की डेट में क्रेडिट कार्ड पे हाउस होल्ड डेट हो गया है। और ये क्रेडिट कार्ड से लोग कोई घर नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि घरों की वैल्यू इतनी बढ़ गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, एसेट प्राइसेस बहुत बढ़, इससे लोग ग्रोसरीज खरीद रहे हैं या अपनी बेसिक कंज्यूमेबल्स या नेसेसिटीज ले रहे हैं जिससे उनका गुजारा चलता रहे। तो ये बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है मेरे हिसाब से, जो कि फटने वाला है, क्योंकि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट तो फिर भी 5% है, क्रेडिट कार्ड पे तो 24% है, और वो भी यूएस से मिलता है। 32% होता है यू, अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो 30% से और 40% तक टच कर जाता है। तो मैं तो लोगों को सिर्फ एक ही चेतावनी दे रहा हूँ कि ये जो तीन चीजें एक साथ कॉन्फ्लुएंस में आ रही है ना, जो यूएस के अंदर डेट सीलिंग इंक्रीज करने का डिबेट कांग्रेस में और गवर्नमेंट के बीच में और सेनेट में चल रहा है, डेट सीलिंग नहीं बढ़ेगी, कर्जा नहीं ले पाएंगे, यूएस डिफॉल्ट हो जाएगा, तो पूरी मार्केट में त्राही त्राही मच जाएगी। अगर वो नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली चांसेस हैं कि नहीं होगा, वो फाइनली एक लास्ट मिनट पे सोल्यूशन निकाल लेते हैं, चाहे आपस में झगड़ा करके निकालें, जो मर्जी कांग्रेस में डिबेट होगा। दूसरा, ये जो क्रेडिट कार्ड का जो डेट है, इसको कौन पे ऑफ करेगा और कैसे करेंगे कंज्यूमर्स इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? और मैं कहता हूँ चलो कंज्यूमर्स बहुत रेजिलियंट है, कैसे भी करके उन्होंने कर लिया। ये जो बैंकिंग का इशू है ना, ये इतना स्ट्रक्चरल इशू है काशिफ भाई। ये स्ट्रक्चरल मतलब कि बुनियाद नीचे से हिली हुई है, बेस हिली हुई है। अगर ऊपर कुछ गड़बड़ हो जाए ना, तो आप ईंट डाल के, मेसनरी डाल के उसको ठीक कर सकते हो। अगर पूरी बुनियाद ही बिगड़ी हुई हो तो उसको कैसे ठीक करोगे? उसका इलाज एक ही है कि इंटरेस्ट रेट्स हैव टू फॉल ड्रामेटिकली वेरी क्विकली नाउ, और वो होने के लिए फेडरल रिजर्व को कुछ तो दिखना चाहिए ग्राउंड पे कि हाँ भाई हमारा इन्फ्लेशन कम हो गया। अगर इन्फ्लेशन कम नहीं होता और फेडरल रिजर्व अगर इंटरेस्ट रेट पिवट करके इंटरेस्ट रेट डाउन कर देता है, तो वो फेडरल रिजर्व की क्रेडिबिलिटी को जीरो पे ले जाएगा, वो भी नहीं वो ना होने देना चाहते। दूसरी तरफ अगर वो ये नहीं करते तो बैंक्स फेल होते दिख रहे हैं। बैंक्स फेल होते हैं तो सिस्टेमिक रिस्क है। आपको क्या लगता है कि यूएस बैंक सिर्फ यूएस के हैं? उनका ग्लोबल एसेट बेस है, ग्लोबल लाइबिलिटीज है। छींक लगती है यूएसए में, जुकाम लगता है यूरोप में, बुखार होता है इंडिया में। मेरी ये सोच है। तो ये इतना बड़ा ग्लोबल कंटेजन बन सकता है आने वाले 5-6 महीने के अंदर, क्योंकि 2008 में भी ऐसे ही था। पहले लोग सोच रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, बेयर स्टर्न्स एक इकलौता बैंक है जो फेल हो गया। उनको नहीं पता था कि उसके बाद लीमन का भी नंबर आएगा, सिटी ग्रुप का भी आएगा, मॉर्गन स्टैनली का भी आएगा, और एआईजी जैसे इंश्योरेंस का भी आएगा। वो कंटेजन जब फैलना शुरू करता है ना, तो बहुत तगड़े तरीके से फैलता है। और ये प्रॉब्लम इतनी स्ट्रक्चरल है कि इसका कंटेजन अगर फैलेगा ना, तो वो सिर्फ बैंकिंग के ऊपर नहीं फैलेगा, वो रियल एस्टेट कमर्शियल पे भी फैलेगा, वो हाउस होल्ड, वो जो ये जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है उसमें भी फैलेगा, कॉर्पोरेट्स फेल होंगे, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। इट्स लाइक द मदर ऑफ ऑल बबल्स। और ये बबल्स इसीलिए क्रिएट हुए हैं क्योंकि इतना पैसा प्रिंट हो गया पिछले 2-2.5 साल में। जैसे आपने बताया कोविड के बाद 40% की फिगर बोलना बहुत आसान है। जैसे मैं एक कॉन्टेक्स्ट देता हूं, आज इन्फ्लेशन में भी लोग ना समझते नहीं है बात को। वो कहते हैं 2% इन्फ्लेशन का टारगेट है। 2% भी क्यों है? कि चलो 2% प्राइस राइज हो रहे हैं, कमोडिटीज के, कोर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है साल में। क्योंकि लोगों की ना मैथमेटिक्स दिमाग में ऐसे चलती नहीं। लोगों की ना, अगर मैं बोलूं काशिफ भाई, आपका ना 5-5% करके ना, मैं साल के अंदर आपके घर में आऊंगा और आपके घर से कुछ चीजें चोरी करके ले जाऊंगा, तो आप कहोगे ठीक है यार, 5% क्या है, मतलब एवरीबडी थिंक्स कि यार 5% क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आज 10% इन्फ्लेशन है साल का, और वो कंपाउंडेड होता है एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, कि काशिफ भाई आपने आज तक अपनी 35 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में जो भी कमाया है ना, जितनी भी वेल्थ है, मैं उसका आधा हिस्सा 5 साल में ले लूंगा। तो आप कहोगे ओ तेरेगी, ये क्या बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो, आई डेंट साइन अप फॉर दिस, ये मजाक कर रहे हो। बट दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज। और ये इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया कि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा फेडरल रिजर्व के पास।
उनको टाइटनिंग करनी थी, वो कर रहे हैं और वो आगे भी करते रहेंगे, इतनी जल्दी वो पिवट नहीं कर सकते। पर वो पिवट नहीं करते तो बैंक्स इतने तरीके से फंस चुके हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के अंदर कि बैंक्स टूटेंगे। और अगर मतलब ऐसी परिस्थिति हुई हुई है मैक्रो वेज में, क्योंकि हम मैक्रो की बात पहले कर रहे हैं, मे बी हम बिटकॉइन और हाउ बिटकॉइन सॉल्व दिस एंड वो बिटकॉइन स्टैंडर्ड या गोल्ड स्टैंडर्ड जो हम बातें कर रहे हैं उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में ले जाते हैं। लेकिन बड़ी मतलब अचंभाजनक बात है कि ये इतनी कैच 22 सिचुएशन हो गई कि इसको सॉल्व करना ही बड़ा मुश्किल है। कोई भी अर्थशास्त्री आके अपनी कीनीजियन मॉडल पे, जैसे कीन्स की जो थ्योरी है कि भाई when there is a problem the governments come into the picture, they spend more money, when the money is more spent obviously consumption increases and that consumption solves the production problem। वो नहीं हुआ है कोविड के बाद। सप्लाई चेन क्राइसिस पे क्राइसिस होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए लोग, हम जैसे आप जैसे लोगों की बातें सुन रहे हैं जो कि सेन इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि यार अगर कर्जा ज्यादा है उसको कम करने की कोशिश करो, सैनिटी की तरफ आओ, उसको बढ़ाते हुए आपका कर्जा, उसके बाद फिर दो ही रास्ते रह जाएंगे। या तो आप अपने आप को दिवालिया घोषित करोगे कि भाई आज सुवीत कालरा के ऊपर 40 करोड़ का लोन है, 10 करोड़ का उसका टर्नओवर है, तो 40 करोड़ की वो इंटरेस्ट तो दे नहीं सकता, वो कहेगा भाई ठीक है मेरे एसेट्स ले लो, मैं दिवालिया। अब कोई सरकार आके तो बोलेगी नहीं कि मैं दिवालिया हो गई, बिकॉज सरकारों के पास ऑप्शन ही नहीं है ना। कल को अगर वो बोल देते हैं, सपोज कर लो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आके कैमरे के सामने बोलते हैं बड़े नेशन को एड्रेस करते हुए कि आज से इंडिया दिवालिया हो गया, नहीं बोल सकते, वैसे इंडिया की पोजीशन ठीक है, बट यूएसए में बाइडेन भी नहीं, उनके पास ऑप्शन ही यही रह जाएगा, दे हैव टू प्रिंट मोर मनी। और वो मोर मनी जैसे ही और प्रिंट होगा और एसिड इन्फ्लेशन होगा, वो हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जाएगा, और फिर वही परिस्थिति आ जाएगी कि 5 साल में जो काशिफ भाई ने आज तक अपने 40 साल की उम्र में कमाया है वो 5 साल में सब उड़ गया, जीरो हो गया, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन है ही एक टैक्स। तो ये गंभीर परिस्थिति है, लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं आपके इस माध्यम से, बस मैं ये चाह रहा था। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर मैं इसको उसी पे आऊँगा कि भई जब आप घर बैठे थे, आपकी नौकरी चली गई, आपके कर्ज़े पे कर्ज़े पड़ते चले गए, फिर बैंक वाले इकट्ठे हुए, ठीक है? और उन्होंने बोला भाई ये कर्ज़ा पे ऑफ नहीं कर पा रहा, उसको आपको बैंक बुलाते हैं वो, अब वो बोलते हैं भाई आपके अगेंस्ट हम केस इनिशिएट करेंगे, ठीक है? वो बोलता है जो जो करना है कर लो, मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं? क्रेडिट कार्ड वाला कहता है भाई मेरे पास तो सिक्योरिटी भी नहीं है इसकी, मैं इसका सिबिल खराब कर दूँगा, बस यही होता है ना? क्या कर लेगा वो? एस&पी 500 के अंदर आपकी रेटिंग गिरा देंगे, यही होता है। आपको आगे से कोई कर्जा नहीं देगा, यही होता है ना? देशों के साथ भी यही होता है। आपकी एस&पी और मूडीज़ जो है वो आपके देश की रेटिंग गिरा देते हैं। आपके पास जो है वो कर्जा लेने के लिए और चीज़ें नहीं होती, फिर आप थोड़े करेक्ट होते हो, ठीक है? लेकिन जब तक आप वो प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो इसमें भी है, जब तक आप करेक्शन मोड में आते हो तब तक आपके एसेट जो है जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी के ऊपर आपने एसेट लिए हैं, जैसे घर के ऊपर लोन लिया है, घर निकल जाएगा, गाड़ी के ऊपर लोन लिया है, गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है? तो आप कुल मिला के जब आप पूरे बर्बाद हो जाते हो, तो आपका जब गुलिस्तान पूरा जब आप ये हो जाता है ना कि यार मेरे पास तो सब तो देश क्या करते हैं फिर अपने आप को स्टार्टिंग से रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रीबिल्ड क्या होता है कि फिर एक पूरा एक जिसे कहते हैं हर चीज को वहां पे चेक में लाना पड़ता है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है, राइट? कि वंस जैसे जिम्बाब्वे है, ठीक है, जैसे वेनेजुएला है, जैसे कि आज हम अर्जेंटीना को देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि मैंने शायद ही कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जांपल देखा हो कि जहाँ पे क्योंकि मैंने क्यों ये एग्जांपल नहीं देखा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फियाट एक्चुअली में जो फियाट का जो ये मॉडल है, ये 1971 से ही एग्जिस्टेंस में आया है। कि जब पहले 1971 से पहले चाहे फियाट करेंसी थी लेकिन इट वाज बैक्ड बाय गोल्ड, ठीक है? लेकिन 1971 के बाद जो हमने देखा कि उसके बाद जब से गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म किया गया, राइट? तब से हम ये देख रहे हैं कि अब अगर हम टोटल देखें तो 50 साल का तो टाइम हुआ है, राइट? कि वेयर एवरी तो कंट्री बेसिकली मैं आपके दर्शकों को ये बता, आप ही की बात को अगर थोड़ा सा हाँ, जैसे आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, मैं काशिफ भाई ये कह रहे हैं कि पहले जो बेस लेयर थी मनी की ना, वो गोल्ड था। हाँ, अगर गोल्ड किसी सरकार के पास नहीं है तो वो पैसा प्रिंट नहीं कर सकता था, जितना गोल्ड होगा उतना आप प्रिंट कर सकते हो, उसका ऊपर एक डेरिवेटिव बना सकते हो या एक टॉप लेयर बना सकते हो जिसके अंदर फिर बैंकिंग है, लेंडिंग है, डेरिवेटिव्स है। लेकिन अगर आपके पास
गोल्ड नहीं है तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपसे कोई पैसा वापस मांगने आता है, अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड पे थे तो आपको उतने अमाउंट का, सपोज कर लो $35 का आपने 1 आउंस ऑफ गोल्ड डिक्लेयर किया हुआ था, तो वो $35 आपको वापस, अगर कोई सरकार वापस करती तो उनको आपको 1 आउंस ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा। पर जैसे ये गोल्ड का बैकिंग हटा और ये फ्री फ्लोटिंग फियाट करेंसी बन गया जो कि गवर्नमेंट डिक्री पे चलता है, तो गवर्नमेंट में भी तो इंसान ही है ना। अगर वो इंसान मिलके कोई डिसीजन लेते हैं कि यार आज काशिफ भाई परेशान है, चलो काशिफ जी की हेल्प कर दो, आज सुबीत भाई परेशान है, इनकी हेल्प कर दो, तो ऐसे बड़े सारे भाई परेशान है, सबकी हेल्प करने में जो नीचे की बुनियाद है, क्योंकि उतनी हेल्प करने के लिए पैसा तो है नहीं, तो वो बुनियाद ही हिल गई। क्यों? क्योंकि ऑस्टेरिटी में चले नहीं, जो मन किया, जैसे फिएट का मतलब यही है, बाय डिक्री जो मन किया वो कर दिया, वो गलत था मेरे हिसाब से। और वही चीज 1971 से अब वो एक्सपेरिमेंट पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं आपकी भी नजर में, मेरी भी नजर में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक आपसे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ काशिफ भाई, बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन टुडे, एंड मुझे लगता है कि हमें व्हाट इज बिटकॉइन, या बिटकॉइन कैसे इसको सॉल्व करता है, या गोल्ड वर्सेस वो बिटकॉइन तो क्या है बात की वो, बात है। और बिटकॉइन वर्सेस अदर क्रिप्टो करेंसीज क्या है, इसके इसके बारे में हमें नेक्स्ट वीक में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहता हूँ, मेरी आपसे, मतलब क्योंकि आप बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आपको लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मैथमेटिकली इम्पॉसिबल टू सॉल्व है आज की डेट में? ये मुझे ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व, बिकॉज ये प्रॉब्लम का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम है जब वो इतनी बड़ी हो जाती है, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है। करंट सिचुएशन में अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जीडीपी को इतना बड़ा कर देंगे इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर, राइट, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व, मतलब सपोज करो कि मेरी देनदारी है 10 लाख रुपए की, और मेरी इनकम है साहब 1 लाख रुपए की, राइट, तो मैं उसका इंटरेस्ट दिया जा रहा हूँ। अब सपोज मैं घर बैठ गया और मेरी जॉब नहीं लग पा रही, ठीक है, तो क्या होगा यार, मैं जाके बैंकों से सेटल तो करूंगा पहली चीज कि भैया मैं दे नहीं दे पा रहा। अनसिक्योर्ड डेट जो है मेरा, वो उसको अगर राइट ऑफ करेंगे, मेरा सिविल बढ़ा देंगे आगे के लिए, चलो वो हो जाता है कि आपको लोन नहीं मिलेगा। अब मुझे पता है मेरे को आगे डेट नहीं मिलने वाला है, और जो मेरा सिक्योर्ड लोन है उसके अंदर वो सेटलमेंट में मानते नहीं, वो कहते हैं भैया सिक्योरिटी तो हम लेंगे ही लेंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर कोई भी देश होता है, उसके भी जो डेट का यही तरीका होता है। आप समझो, आपको ना ज्ञान अलग से, आपको ना जार्गन सिखाए जाते हैं। आपने आपको डर लगता है कि यार ये मेरे को नहीं आ रहा है। एक्चुअली गेम बहुत सिंपल है। जो बहुत आपके घर सिंपल है, की सिचुएशन है, जो आपकी घर की सिचुएशन है, वही वही देश की सरकार की, सिचुएशन। वही देश की। देश देश क्या होता है? आपका घर 6 लोगों से बना होता है ना, 7 लोगों से बना होता है। एक देश जो होता है वो वहाँ की पॉपुलेशन से बना होता है। बस वही है। सिचुएशन वही है, वहाँ पे भी हेड ऑफ द फैमिली है, वहाँ पे भी इनकम है, वहाँ पे भी देनदारी है, वहाँ पे भी कुछ पैसा जो है वो सिक्योरिटी पे लिया हुआ है, कुछ पैसा सिक्योरिटी के बगैर लिया हुआ है, राइट? वहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी के इश्यूज हैं, बीमार भी होते हैं वहाँ पे परिवार में लोग, पेंडेमिक्स भी आते हैं, उनको भी खर्चे करने पड़ते हैं, उनकी सब चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे आपके अपनी नेबर के साथ देनदारी और व्यवहार है, वैसे ही किसी देश का उसके नेबर के साथ व्यवहार है, राइट? तो आप इस चीज को करेक्ट। समझिए कि जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई, राइट, जब कैंसर हो जाता है तो पैरासिटामोल की गोली से ठीक नहीं होता है, उसको फिर कीमोथेरेपी और उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, राइट। जब आपने सिम्टम्स देखे होते हो, आपको शुरू शुरू में सिम्टम्स दिखते हैं, तो पहले आप पैरासिटामोल की गोली ही लेते हो। जैसे अगर अगर आपके अंदर कुछ टिश्यूज के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपको बुखार आता है, आप बुखार की गोली ही लेते हो। जब 7 दिन 8 दिन तक आपको बुखार नहीं उतरता है, फिर आप ब्लड टेस्ट कराते हो। फिर ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं निकलता है, फिर आप स्कैन करवाते हो, और जब स्कैन में चीज निकलती है, फिर आप कहते हो कि बॉस इसका तो ट्रीटमेंट ही अलग है। अब फर्स्ट वी नीड टू कीमोथेरेपी है। फर्स्ट वी नीड टू एक्नॉलेज के अगर आप एज अ नेशन, अगर आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि नहीं ये अच्छा तो एक बात सिंपल और बुखार पूछूं है। काशी भाई, आपको ऐसा एक लगता सेकंड, है मैं कि ये बात कंप्लीट हो दूं 90% लोग, कि अगर कोई देश ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि भैया ये तो सिंपल बुखार है, उतर जाएगा, तो फिर तो आप बुखार की गोली लेते रहो, और अचानक एक दिन क्या होगा कि चीजें बिल्कुल जैसे आज कोलैप्स आप कह रहे हो ना कि 4 बैंक कोलैप्स हुए, फिर तो हर एंगल हर चीज कोलैप्स हो रही होगी। तो ये देखने वाली बात है। पर दुख की बात यह है काशिफ भाई कि 95 98% लोगों को अभी इकोनॉमिक्स में ना तो इंटरेस्ट है, और ना वो इस चीज को समझ पा रहे हैं उस गंभीरता से, जिस गंभीरता से हम समझाना चाह रहे हैं भावे
हमारा जो तरीका है यही है कि हम थोड़ा फन एंड एंटरटेनिंग करके चाहते हैं, बट एक सीरियस मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। पर मुझे लग नहीं रहा कि लोग अभी भी इसको जानने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अब वो कहते हैं ना, जिसके तन लागे वही तन जाने। जब पेन आएगी ना, पेन इज द ओनली चेंज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और हम चाहते हैं कि वो पेन आने से पहले लोग बदल जाएं, समझ जाएं। और इसी बात, अब आज इस एपिसोड को मेरे ख्याल से यहीं खत्म करते हैं। काशिफ भाई की एक बात को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, जो उन्होंने बोली अभी, उसको फिगर्स में दर्शा देता हूं कि आज यूएसए के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट, जो यूएस की गवर्नमेंट है, उसका डेली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज $2 बिलियन। 18,000 करोड़ रुपए का डेली का इंटरेस्ट बर्डन है। एक साल का इंटरेस्ट बर्डन हो गया अप्रोक्सीमेटली 800 बिलियन टू $1 ट्रिलियन। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आज की हम बातें कर रहे हैं, जो रोल ओवर होगा इंटरेस्ट, तो वो 1.5 ट्रिलियन भी पहुंच सकता है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं $1 ट्रिलियन का। और टोटल रिसीव्स जो है सरकार की वो 2.5 ट्रिलियन, मतलब 26 से 27% जितना डिफेंस $800 बिलियन की स्पेंडिंग पूरे साल की होती है, उतना इस साल यूएसए की सरकार को सिर्फ अपने इंटरेस्ट को पे करने के लिए देना पड़ेगा, इंटरेस्ट को, कर्जे के ऊपर। इसी बात पे आज की चर्चा मेरे हिसाब से काशिफ भाई खत्म करते हैं, और लोगों को पॉन्डर करने देते हैं कि ये प्रॉब्लम जेन्युइनली बहुत गंभीर है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। और फिर जब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, उस टाइम पे चर्चा करेंगे कि इसके अंदर से बाहर निकलने के रास्ते क्या है। क्या बिल्कुल, बिल्कुल। सोचते हैं? बिल्कुल ठीक है। ये एक्चुअली ये होता क्या है, इतना ज्ञान भी ना बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। लोग तो लोग डर जाए, हाँ, डर लोग डर भी जाते हैं। जाते हैं। एक्चुअली हमें भी कोई ये ज्ञान एकदम नहीं मिला है। ये 5-6 सालों से जब इस इंडस्ट्री के अंदर हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर जब पहली मुलाकात हुई तो अ, इ इस इंडस्ट्री ने ज़्यादा इकोनॉमिक्स को सिखाया। लोग सोचते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर हम पैसे कमाने आए हैं। जब आप बिटकॉइन से मुलाकात करते हैं, पहले ही आपका इंटरेक्शन तो वही होता है कि यार एक स्पेकुलेशन के हिसाब से आप एंटर करते हो, लेकिन धीरे-धीरे आप इकोनॉमिक्स को समझना शुरू करते हो। तो ये अगर आपने इकोनॉमिक्स को समझ लिया, तो आपने फाइनेंस को समझ लिया। और इकोनॉमिक्स वो नहीं है जो आपने पढ़ी है। इकोनॉमिक्स एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घर के अंदर जिस तरीके से आप चीजों को देख रहे हो, वही एक बड़े लेवल पे एक देश की सिचुएशन होती है। बस आपको मजा टर्म्स आ गया। इतनी डिफिकल्ट होती हैं, जैसे मैं बोलूं डेट टू रेशियो, पीई रेशियो, डेट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। आप कहोगे यार ये मेरे बस की नहीं है, मैं इतना पढ़ा नहीं लिखा है। नहीं हूँ कि इकोनॉमिक्स को हाँ, समझ पाऊं। आपको ऐसी फीलिंग आती होगी, बट हाँ, ऐसा नहीं सही है। है। घर के हिसाब इकोनॉमिक्स से आपके समझाओ इंसान। घर आप अपने घर को देख लो और एक देश की प्रोग्रेस को देख लो, आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बहुत बढ़िया काशिफ, मजा आ गया काशिफ भाई, मुझे ये डिस्कशन करके मजा आ गया, मैं इतना ही बोल जी, सकता हूँ। जी। जी, जी, एक्चुअली मुझे भी आके बहुत मज़ा आएगा। चीज़ों को जितना हम सिम्प्लिफाइड और तरीके से इंटरेस्टिंग देखिए तरीके से काशिफ भाई, लोगों में देखिए आपका काम जैसे आप कर रहे हैं सिंप्लीफाई करके, और मेरा ये है कि मैं थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट लोगों बिल्कुल, को वो देता चलूं ज़रूरी है। कि वो बहुत फिगर्स में ज़रूरी है। क्या पोजीशन। नंबर्स हाँ, नंबर्स हाँ, आएँगे और नंबर्स का इम्पैक्ट नहीं पता लगेगा तब तक लोगों को सिर्फ़ एक स्टोरी लगेगी। हाँ, तो जैसे नंबर्स क्या मैंने, करते हैं, उस स्टोरी को फैक्चुअल बना देते हैं। हाँ, जैसे अभी अब वही बात चल रही थी। अब मैंने आपसे पूछा कि यार 2% 3% इन्फ्लेशन, पहले तो लोगों को यही नहीं पता इन्फ्लेशन होता क्या है। फिर 2-3%, अब कहते हैं क्या है 2-3%। लेकिन वही बात हो गई कि अगर मैं बोलूं 5 साल में आपकी आधी वेल्थ मैं ले लूंगा, क्या कौन ले लेगा, कौन ले लेगा? मैं इन्फ्लेशन ले लूंगा, तो आपका ये कौन सी बला है भाई, मेरी आधी वेल्थ ले, मतलब तब लोगों को, ह्यूमंस का माइंड ऐसे चलता है। कोशिश करते हैं इसको जितना सिंप्लीफाई मैं भी कर सकूं, बाकी आपकी तो सिंप्लीफिकेशन अलग ही लेवल पे है, तो वैसे ही करते चलते हैं मेरे ख्याल से, ताकि लोगों को पता रहे कि वो प्रिपेयर्ड हो जाए कि आने वाला टाइम थोड़ा सा कठिन है, और उसको एक बार ही तो निकलना पड़ेगा। इस जहाज को उस स्टॉर्म में से निकल के ही दूसरी तरफ सनलाइट की तरफ जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से आज। बिल्कुल, बिल्कुल। स्पेशली ठीक है जब काशिफ भाई, स्पेशली जब स्पेशली जब जहाज़ वापस नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। जाना आ गई है। अभी इतना बीच मिडिल ऑफ द ओशन है, पता नहीं ना किधर जाए, लेफ्ट राइट सीधे, हुँ। बाहर सब जगह ओशन ही है, और नहीं, निकलना पड़ेगा तो। ओशन तो है लेकिन नॉर्थ स्टार को फ़ॉलो करिए।
ठीक है, यही चर्चा चलिए, खत्म करते हैं। ठीक है, ओके। ओके काशिफ भाई।